हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने पहले के एक वीडियो में देखा था। इसके कुछ प्रश्न बच गए थे, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अकहानी आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2013 में आया था। यहाँ पर हमें इस प्रश्न में अकहानी आंदोलन की संवेदना को बताना है। अब प्रश्न में स्वरूप आ जाए या फिर संवेदना लिखा हुआ आ जाए, इन दोनों का अर्थ एक ही है। स्वरूप का इंग्लिश में मतलब होता है नेचर, तो नेचर वही है जो इसकी संवेदना है। तो यहाँ पर हमें जो अकहानी आंदोलन की संवेदना है, जो विकास सर वाले नोट्स है उनमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं को बताना है। जिसमें पहला पॉइंट था कि जीवन मूल्यों के प्रति तिरस्कार का भाव, दूसरा पॉइंट था शिल्पगत अमूर्तता, तीसरा पॉइंट था यौन उन्मुक्तता, चौथा पॉइंट था अतिशय आधुनिकता और पांचवा पॉइंट था परंपरा का पूर्ण नकार। इन्हीं पॉइंट को हमें यहाँ पर इसमें बताना है। बिल्कुल ही सीधा सा सिंपल प्रश्न है। यही 5 पॉइंट हैं जो अकहानी आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर का हम इंट्रो कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में जो अकहानी आंदोलन है वो कब शुरू हुआ उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर वह किससे प्रभावित होकर शुरू किया गया उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि वो फ्रांस का जो एंटी स्टोरी मूवमेंट था उससे प्रभावित है, और साथ ही में यह भी बता सकते हैं कि यह आंदोलन जो नई कहानी आंदोलन है उसके विरोध में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से हम अपने इंट्रो की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रो में लिखा गया है, नई कहानी आंदोलन के विरोध में 60 के दशक में अकहानी आंदोलन की शुरुआत की गई, जो कि फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित हैं। इन कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव देखा जाता है। तो इस प्रकार का इंट्रो हम यहाँ पर बता सकते हैं। किसी भी प्रकार के किसी कहानी आंदोलन पर या फिर उपन्यास के आंदोलन पर या फिर कविता से संबंधित आंदोलन पर सीधा सा प्रश्न आए तो हम इंट्रो की शुरुआत, उस कहानी की शुरुआत कब हुई उसकी जानकारी दे सकते हैं, वह किससे प्रभावित है उसके बारे में बता सकते हैं, और साथ ही में उस आंदोलन की मूलतः विशेषता क्या है उसको भी साथ में यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम वही जो अभी 5 पॉइंट बताए थे उन्हीं को विस्तार से थोड़ा यहाँ पर बताएंगे, और साथ ही में जो अकहानी आंदोलन के जो कहानीकार हैं उन कहानीकारों के नाम भी बता सकते हैं, और साथ ही में उन कहानीकारों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ में जो ये 5 पॉइंट हमने अभी बताए थे उन्हीं को वापस लिख सकते हैं। फिर हर पैराग्राफ में इन पॉइंट्स को अच्छे से विस्तार में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, अकहानी आंदोलन की कहानियों में जीवन मूल्यों के प्रति तिरस्कार का भाव है, परंपरा का पूर्ण नकार है, अतिशय आधुनिकता है, यौन उन्मुक्तता है और शिल्पगत अमूर्तता का समावेश है। तो ये क्या है? अकहानी आंदोलन का नेचर बता रहे हैं। इन्हीं 5 पॉइंट को मैंने आगे के इन पैराग्राफ में लिखा है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ में जीवन मूल्यों के प्रति तिरस्कार के भाव का वर्णन किया गया है, और साथ ही में जो गंगा प्रसाद विमल है उसका कथन भी लिख दिया गया है। जो गंगा प्रसाद विमल है उन्होंने ही अकहानी आंदोलन की शुरुआत की थी। जैसे उन्होंने कहा था, अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। तो यह बात ही हमने पहले पॉइंट में ऊपर बताई थी, जो कि गंगा प्रसाद विमल के कथन के साथ स्पष्ट हो रही है। दूसरे पैराग्राफ में जो परंपरा से पूर्णतः नकार वाला पॉइंट है उसके बारे में बता सकते हैं, और साथ ही में एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ कालिया की डरी हुई औरत कहानी हो गई। तीसरा पॉइंट था अतिशय आधुनिकता, जिसको आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, और अकहानी आंदोलन में यौन उन्मुक्तता की भावना को देखा जाता था, जिसको आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। यौन उन्मुक्तता से तात्पर्य है कि यहाँ पर यौन संबंधी जो बाधा है उनको तोड़ा गया है। यहाँ पर समलैंगिक संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, और साथ ही साथ पशु संपर्क के बारे में भी बताया गया है। और 5वां पॉइंट हमारा था शिल्पगत अमूर्तता, जिसको इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस कहानी आंदोलन में पारंपरिक शिल्प का विरोध किया गया, और साथ ही साथ नए प्रकार के जो शिल्प है उसके प्रति भी उदासीनता का भाव है। जैसे कि इन कहानियों में पात्रों का नाम भी नहीं दिया गया, पात्र प्रतीक रूप में आए गए हैं, जैसे कि ए पात्र, बी पात्र, सी पात्र, इस टाइप से। बट इन कहानियों की शिल्प के स्तर पर एक विशेषता थी कि इनमें कहानियों के शैलीगत स्तर पर विविधता देखी गई। जैसे कि इनमें फैंटेसी शैली, डायरी शैली, मोनोलॉग, संस्मरण, आत्म प्रलाप आदि शैलियों का प्रयोग किया गया। तो ये हमने यहाँ पर जो अकहानी आंदोलन है उसके स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है। कंक्लूजन में हम जो अकहानी आंदोलन है इसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं कि जो अकहानी आंदोलन है उसने नई कहानी आंदोलन के बाद जो कहानी धारा के अंदर मोहन आया उसमें गति प्रदान की, और कहानी धारा के स्वरूप को एक नया स्तर प्रदान करने में सहायता की। इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन की
प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य होता है? प्रासंगिकता का इंग्लिश में मतलब होता है रिलेवेंस, अर्थात कि जो चीज भूत में बीत गई है या फिर कोई वर्तमान में जारी है, उसकी आज के इस टाइम के दौरान क्या महत्व है, वह आज के समाज के अंदर अपना किस प्रकार से योगदान दे सकती है, आज के समाज को किस प्रकार से गाइड कर सकती है। यही मतलब है प्रासंगिकता से। जैसे कि जो गांधी जी के विचार थे, अहिंसा की भावना, सहिष्णुता की भावना, वे आज के समय किस प्रकार से समाज को गाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि गांधी जी के जो सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है या फिर आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। उसी प्रकार जो नई कहानी आंदोलन है उसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान समय में वो किस प्रकार से अपना महत्व रखती है, उसी को यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न को हम दो आधारों पर लिख सकते हैं। एक तो जो नई कहानी आंदोलन था उसकी प्रासंगिकता हो जाएगी, और दूसरा है जो नई कहानी आंदोलन के दौरान जो कहानियां थी, जिन जिन विषयों पर लिखी गई थी, उनकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। इन दो आधारों पर हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आधार था कि नई कहानी आंदोलन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो जो नई कहानी आंदोलन के दौरान जो विषय वैविध्य था या फिर जो शिल्पगत विशेषता थी नई कहानी आंदोलन की, उससे जो आज का कहानीकार है या फिर जो आज का रचनाकार है सीख सकता है, अपने जो कहानी लेखन का स्तर है उसमें सुधार कर सकता है। तो जो नई कहानी आंदोलन है उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता होगी कि वो आज के जो लेखक हैं, आज के जो कहानीकार है, उनको गाइड कर रहा है। और जो इसका दूसरा भाग था कि नई कहानी आंदोलन की जो कहानियां थी उनकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। जैसे कि जो नई कहानी आंदोलन की कहानियां थी वह बदलते सामाजिक मूल्यों पर, बदलते स्त्री पुरुष संबंधों पर, शहरी अकेलेपन पर और कई सामाजिक समस्याओं पर लिखी गई थी। तो उन सामाजिक समस्याओं की, उन बदलती हुई मूल्यों की, उन स्त्री पुरुष संबंधों की, कहानियों की आज के समय में क्या रिलेवेंस है, आज वो अपना कैसे अर्थ स्पष्ट कर रही है, उसी को यहाँ पर हमें बताना है। अब ये प्रश्न है, इसका एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो नई कहानी आंदोलन है उसकी जगह अकहानी आंदोलन आ सकता है, उसकी जगह समानांतर कहानी आंदोलन आ सकता है, उसकी जगह प्रगतिशील कहानी आंदोलन आ सकता है। तो अगर हमने एक स्ट्रक्चर किसी प्रश्न का सीख लिया तो उसके आधार पर कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम इंट्रो में सबसे पहले नई कहानी आंदोलन के बारे में बता सकते हैं कि वह कब शुरू हुआ और उसके अंदर मेन थीम क्या थी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि नई कहानी आंदोलन की शुरुआत आजादी के बाद, यानी कि जो हमने इसका टाइम फ्रेम बता दिया, और इसमें शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति के मोहभंग के बारे में बताया गया है। तो इस जानकारी के साथ हम अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। और इंट्रो लिखने के बाद हम सबसे पहले बताएंगे कि प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य है, प्रासंगिकता का अर्थ क्या है, तभी तो हम बाद में अपने पॉइंट्स को वैलिड बना पाएंगे। यदि हमने यहाँ पर प्रासंगिकता का अर्थ ही नहीं लिखा तो हम सीधे अगर पॉइंट लिखने लग जाएंगे तो वो इतने आंसर के साथ रिलेटेबल नहीं लगेंगे। तो उनको आंसर के साथ रिलेट करने के लिए सबसे पहले जो प्रासंगिकता का अर्थ है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी भी आंदोलन की प्रासंगिकता से तात्पर्य है कि वर्तमान में उसका क्या महत्व है। यहाँ पर प्रासंगिकता के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। जो पहले अर्थ में नई कहानी आंदोलन का क्या महत्व है और दूसरे अर्थ में नई कहानी आंदोलन की कहानियों का क्या महत्व है, इन दो आधारों पर हम अपने उत्तर को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे जो नई कहानी आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय के कहानीकारों के लिए हो सकती है। वे नई कहानी आंदोलन के कच्ची प्रवाहपूर्ण भाषा, विषय वैविध्य से सीखकर अपने लेखन में सुधार ला सकते हैं। तो यह होगी नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान समय के कहानीकारों के लिए। अब नई कहानी आंदोलन की जो कहानियां हैं उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, उस दूसरे भाग को आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो दूसरा अर्थ है कि नई कहानी आंदोलन की कहानियों का क्या महत्व है, उसका महत्व बताने से पहले हम यह बताएंगे कि जो कहानी होती है या फिर कोई रचना होती है वह तभी महान होती है जब वो देश काल वातावरण की सीमा को लांघकर हर समय हर जगह प्रासंगिक होती है। उसको बताते हुए हम आगे स्पष्ट करेंगे कि जो नई कहानी की कहानियां हैं वह देश काल की जो सीमाएं हैं उससे भी परे हैं और वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं, जिसको आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि कोई रचना महान तब बनती है जब वह देश काल के आवरण से मुक्त हो जाती है और हर काल में अपने महत्व को स्पष्ट करती हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि नई कहानी आंदोलन की जो कहानियां हैं उनकी प्रासंगिकता क्या है। तो जो नई कहानी आंदोलन के दौरान जो तत्कालीन समस्याएं थी, जैसे कि शहरी मध्य वर्गीय व्यक्ति का मोहभंग, अकेलापन, अजनबीपन, स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव, मानवीय संबंधों में बिखराव आदि, ये समस्याएं हैं जो वर्तमान समय में और ज्यादा मुखरता से स्पष्ट हो रही है।
क्योंकि वर्तमान में इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, शहरीकरण है वह और अधिक हो रहा है, शहर में जो लोग हैं उनकी स्थिति और ज्यादा बदतर हो रही है, महंगाई है वह बढ़ रही है और मानवीय संबंधों में जो बिखराव है वो और अधिक स्पष्ट हो रहा है, स्त्री पुरुष संबंधों में और अधिक बदलाव आ रहा है क्योंकि तलाक जैसी जो प्रवृत्ति है वो और अधिक देखने को मिल रही है। तो ये स्थितियां यदि आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो गई है तो इन स्थितियों पर जो कहानियां लिखी गई थी वो आज के समय में उस समय से ज्यादा आज भी प्रासंगिक हो जाएगी। तो इन समस्याओं को हम आगे हर पैराग्राफ में बताते जाएंगे कि जो यह समस्या है शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति की वो आज के समय में कैसे और अधिक मुखरता से स्पष्ट हुई है। तो अब हम आगे हर पैराग्राफ में जो नई कहानी आंदोलन की जो समस्या थी उनको स्पष्ट करते हुए चलेंगे कि वह समस्या आज के समय में कैसे और ज्यादा व्यापक हो गई है। फिर उस समस्या से संबंधित जो नई कहानी आंदोलन के समय जो कहानी थी उसका एग्जाम्पल साथ में लिख देंगे, तभी उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्तमान इंटरनेट के दौर में जो शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर भी व्यक्ति अकेलेपन की समस्या से पीड़ित है। तो जो अकेलेपन की समस्या थी उसने और अधिक व्यापकता ग्रहण कर ली है, जिसके कारण जो अकेलेपन की समस्या से संबंधित कमलेश्वर की कहानी थी खोई हुई दिशाएं वह आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि जो खोई हुई दिशाओं का चंद्र था वह आज का हर व्यक्ति है। और उस समय क्या हुआ था, आजादी से मोहभंग हो गया था। वह आजादी से मोहभंग क्यों हुआ था, क्योंकि जो लोकतांत्रिक उद्देश्यों के साथ आजादी मिली थी उनकी प्राप्ति लोगों को नहीं हो पा रही थी। तो आज के समय में जो लोकतांत्रिक उद्देश्य हैं या फिर जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वह भी लोगों को सही से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में बेरोजगारी जैसी समस्याएं, महंगाई जैसी समस्याएं और अधिक व्यापकता से सामने आ रही है। तो इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि तत्कालीन समय में जो मोहभंग आजादी से जगी उम्मीद से हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में मोहभंग बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, सांप्रदायिकता से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से हो रहा है। जो हरिशंकर परसाई की कहानी थी भोलाराम का जीव, जिसमें भ्रष्टाचार की समस्याएं दिखाई थी, तो जो भ्रष्टाचार की समस्या से भोलाराम पीड़ित था, आज का हर गरीब व्यक्ति उसी प्रकार से भ्रष्टाचार से पीड़ित है। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की समस्या से संबंधित कहानी थी जो तत्कालीन समय की समस्या के बारे में बता रही थी वह आज भी उससे अधिक प्रासंगिक बनी हुई है। और उस समय जो स्त्री पुरुष संबंध में बदलाव हो रहा था या फिर जो मानवीय संबंध है उसमें बदलाव हो रहा था, जिसको मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी स्पष्ट कर रही थी या फिर भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत स्पष्ट कर रही थी, वे समस्याएं आज के समय में और अधिक व्यापक हैं और आज के समय में अपनी और अधिक प्रासंगिकता सिद्ध कर रही है। जैसे कि जो वर्तमान समय में वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ रही है, तलाक के मामले हैं वह बढ़ रहे हैं, और नई कहानी आंदोलन के दौरान कुछ कहानीकारों ने सामाजिक समस्याओं से संबंधित कहानियां लिखी थी। जैसे कि जो अमरकांत की कहानी हो गई जिंदगी और जोंक, जिसमें रजुआ की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। तो वह जो दयनीय स्थिति रजुआ की थी वह आज के समय में हर दलित व्यक्ति की, हर आदिवासी व्यक्ति की समाज के अंदर देखी जा रही है। जैसे कि जो अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने की जो घटना आई थी उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी में भी करंट को ऐड कर सकते हैं। तो यह क्या होगी, नई कहानी आंदोलन की वर्तमान समय में प्रासंगिकता होगी कि वर्तमान समय में उसका क्या महत्व है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन का कच्चे शिल्प और कहानियां बदलते दौर के साथ अपनी प्रासंगिकता को प्रासंगिक बनाए हुए हैं। इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानियां शिल्प का ताजमहल है, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न 2019 में आया था। इस प्रश्न में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की शिल्पगत विशेषता को बताना है। मतलब इसमें पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी शिल्प का ताजमहल है, यानी कि इसमें जयशंकर प्रसाद के शिल्प की तारीफ ही करनी है, कि हमें स्पष्ट करना है कि हाँ जयशंकर की प्रसाद की कहानियां ही शिल्प का ताजमहल है, इनके सामने दूसरी कहानियां तो टिकती भी नहीं है। और जो जो आक्षेप जयशंकर प्रसाद की कहानियों के शिल्प पर लगते हैं उन आक्षेपों को साथ में खारिज करते हुए चलना है और जयशंकर प्रसाद को महान दिखाते हुए अपने आंसर को लिखना है। तो अब यह प्रश्न है, इसके साथ यदि यहाँ पर कुछ दूसरे प्रश्न आ जाए, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों की शिल्पगत सुंदरता के बारे में बताइए, या फिर जयशंकर प्रसाद की कहानियां शिल्प का अजूबा है, या फिर जयशंकर प्रसाद की कहानियों की शिल्पगत उत्कृष्टता के बारे में बताइए, इन सभी का आंसर एक जैसा ही होगा। इसमें कोई भी अंतर इन प्रश्नों के उत्तर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें शिल्प के बारे में बताना है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों की कथानक योजना के बारे में बताना है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की समाज योजना के बारे में बताना है, भाषा शैली के बारे में बताना है, और शैलीगत वैविध्य के बारे में बताना है, चरित्र चित्रण के बारे में बताना है। इन पॉइंट्स को यहाँ पर बताना है। अब कितने पॉइंट्स हो गए, यहाँ पर
5 पॉइंट्स हो गए, तो ये 5 पैराग्राफ तो यहाँ पर बन गए। तो अब किसी भी रचनाकार के या फिर किसी भी रचना के बारे में या फिर किसी भी रचना के शिल्प के बारे में पूछ ले तो ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के 5 पैराग्राफ लिखिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इंट्रो में हम वापस वही कि जयशंकर प्रसाद की कहानी रचना किस समय हुई थी उसके बारे में बता सकते हैं, जो कि हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा था। उसके साथ जयशंकर प्रसाद की कहानियों की मुख्य विशेषता क्या थी उसके बारे में भी बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जयशंकर प्रसाद ने गांधीवादी दौर में, तो इसका समय पता चल गया कि 1920 से 1935-36 जो गांधीवादी दौर था उस दौरान इनकी कहानियां लिखी गई थी। और साथ ही में इनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ के भीतर मानसिक यथार्थ को उभारा है, तो यह इनकी कहानियों की मेन विशेषता हो गई। इस प्रकार हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। अब प्रसाद जी ने क्या किया है, सामाजिक यथार्थ के भीतर मानसिक यथार्थ को उभारा है। तो मानसिक यथार्थ को उभारने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मन के भीतर जाकर मानसिक यथार्थ की जो तह हैं उनको खोलकर देखना पड़ेगा। तो उन तहों को खोलने के लिए जो भाषा है उसको भी उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि साधारण भाषा से जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मन के भीतर की जो समस्याएं या फिर जो मानसिक समस्याएं या फिर जो मानसिक यथार्थ है उसका उद्घाटन उस भाषा से नहीं किया जा सकता है, जो कि प्रेमचंद की सरल भाषा थी। तभी तो जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद्र जोशी जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है, इनकी कहानियों की भाषा बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है। इसलिए जो जयशंकर प्रसाद की भाषा भी है वह साधारण भाषा ना होकर अपने एक उत्कृष्टता के स्तर को छूती है। तो इस प्रकार से हम अगले पैराग्राफ में बता सकते हैं कि इन्होंने मानसिक यथार्थ को स्पष्ट किया है। मानसिक यथार्थ को स्पष्ट करने के लिए शिल्प का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इनकी कहानियों में क्या है, शिल्पगत उत्कृष्टता है। बाद में हमें प्रत्येक पैराग्राफ में जो हमने ऊपर 5 पॉइंट डिस्कस किए थे या फिर 5 पॉइंट को देखा था उन्हीं को डिस्क्राइब करते हुए चलना है। जैसे कि इस पैराग्राफ में कथानक योजना के बारे में बताया है, अगले पैराग्राफ में चरित्र योजना के बारे में बताया है, उससे अगले पैराग्राफ में संवाद योजना के बारे में बताया है, उससे अगले पैराग्राफ में भाषा से संबंधित जानकारी दी है और उससे अगले पैराग्राफ में शैलीगत वैविध्य के बारे में बताया है और अंत में हमने जो देश काल वातावरण है उसकी जानकारी बताई है। कथानक योजना में हम क्या बताएंगे कि कथानक सीधा सरल है और कथानक में किन किन आधारों को आधार बनाकर उन्होंने कहानियां लिखी है। तो उसमें उन्होंने सामाजिक समस्याओं के बारे में कहानियां लिखी है, ऐतिहासिक वातावरण के साथ कहानियां लिखी हैं या फिर कथानक को ऐतिहासिक आधार प्रदान किया है, और तीसरा है उन्होंने स्त्री संबंधित कहानियां लिखी है, जो कि प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ में हम प्रसाद की किसी कहानी का एग्जाम्पल दे देंगे या फिर किसी कहानी संग्रह का नाम लिख देंगे। आपको जो कहानी संग्रह का नाम याद आए उस टाइम वह लिख दीजिए, इससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। जैसे आपको छाया कहानी संग्रह याद आए या आकाशदीप आए या इंद्रजाल आए, जो भी याद आए उसको आप लिख सकते हो। और साथ ही में इसमें गति विराम उचित था उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। चरित्र योजना में जो प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इन्होंने स्त्री चरित्र को बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व दिया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि प्रसाद की हर कहानी में नारी की छवि रेखांकित होती ही होती है। और साथ ही में एग्जाम्पल दे देंगे कि आकाशदीप कहानी की जो चंपा थी और पुरस्कार कहानी की जो मधुलिका थी वह उनकी कहानियों के उत्कृष्ट नारी पात्र हैं। और साथ ही में बता देंगे कि जो चरित्र हैं वह लेखक के हाथों की कठपुतली नहीं बनी और इनका स्वतंत्र विकास हुआ है। इस पॉइंट को हम किसी भी कहानीकार के शिल्पगत वैशिष्ट्य के बारे में पूछ ले उसमें बता सकते हैं। और संवाद योजना में बता सकते हैं कि प्रसाद ने संवादों को छोटा रखा है, जिससे कहानियों में गतिशीलता आई और पाठक के लिए प्रभावशाली बन गई। और संवाद के बाद भाषा शैली के बारे में बताएंगे कि प्रसाद की जो भाषा थी वो लक्ष्मण सिंह की धारा वाली संस्कृत निष्ठ भाषा थी, जिसके कारण कई आलोचक इनकी भाषा पर आक्षेप लगाते हैं कि इनकी भाषा में क्या है, क्लिष्टता है। तो इसका हमें बचाव करना है। हम यहाँ पर प्रसाद की शिल्पगत विशेषताएं लिख रहे हैं, तो बचाव कैसे करेंगे कि प्रसाद ने जो संस्कृत निष्ठ भाषा लिखी है वह ऐतिहासिक वातावरण प्रदान करने के लिए लिखी है। और साथ ही में प्रसाद ने खुद कहा था कि वे जो रचनाएं लिखते हैं वो एक जो शैक्षिक वर्ग है उसके लिए लिख रहे हैं, ना कि इक्के वालों, गाड़ी वालों, खोमचे वालों के लिए। तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और प्रसाद की कहानियों में क्या है, बहुत ही अधिक शैलीगत वैविध्य देखा जाता है। जैसे कि इनकी कहानियों में वर्णनात्मक शैली, आत्मकथा शैली, संलाप शैली जैसी शैलियां देखी जाती हैं। उनके साथ कुछ कहानियों के एग्जाम्पल भी साथ में लिख सकते हैं। और साथ ही में जो प्रसाद की भाषा थी वह कैसी थी, काव्यात्मक थी, क्योंकि ये छायावादी कवि थे। छायावादी कवियों की भाषा भी इस प्रकार की थी जिसमें बिंब, प्रतीक व लय का यूज किया जाता था। तो इनकी कहानियों में भी वह रूप देखा जाता है। और प्रसाद ने सबसे पहले निष्कर्ष विहीन कहानियां लिखने की शुरुआत की थी। वे कहानी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते थे। और देश काल वातावरण के आधार पर भी प्रसाद ने शिल्पगत उत्कृष्टता का ध्यान रखा है। और इनके कहानियों में अतीत का वैसा ही वातावरण देखा जाता है जैसा कि इनके नाटकों और उपन्यासों में देखा जाता है।
यहाँ पर आप प्रसाद की नाटक का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त, और इनकी कहानियों में सुंदर प्रकृति चित्रण होता है, उसकी प्रशंसा नंद दुलारे वाजपेयी ने की थी, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से प्रसाद की कहानियों में शिल्पगत उत्कृष्टता देखी जाती है, जिस कारण जो इनकी कहानियां हैं वे ताजमहल सी सुंदर लगने लग जाती हैं। तो इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की कहानी लेखन में स्त्री विमर्श का संदर्भ बताइए। यह प्रश्न 2020 में आया था। यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना है, जिसको आप हमने जो पहला वीडियो था जिसमें कृष्णा सोबती के प्रश्न डिस्कस किए थे वहां से देख सकते हैं। और मेन बॉडी में सबसे पहले बताना है यहाँ पर कि महिला स्वयं वेदना जो कृष्णा सोबती के माध्यम से प्रकट होती है, और इन्होंने मित्र मर्दानी में बोल्ड कहानी लिखी थी जिसमें यौन नैतिकता के नए प्रतिमान घटे थे। और इनका जो कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, जिसमें उन्होंने स्त्री संबंधी कहानियां लिखी थी, यानी कि स्त्री और पुरुष संबंधी कहानियां और स्त्री और परिवेशगत संबंधी कहानियां। उनके एग्जाम्पल के साथ आप अपने मेन बॉडी को बना सकते हो। और साथ ही में कि उन्होंने स्त्री की समस्याओं को पहचाना और उन्होंने अपनी कहानियों में समाधान का प्रयत्न नहीं किया था, जो स्त्री समस्याएं थी उनको प्रस्तुत करके लोगों को जगाने का कार्य किया था। इन पॉइंट्स के आधार पर आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं, और आप अपने उत्तर को लिखकर मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। और उस लिंक के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको यह पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।